नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यूज़ टुडे न्यूज़ और मैं हूँ रूहानी। नफ़रत के बाज़ार में मैं मोहब्बत की दुकान लगाने आया हूँ और एक तरह से राहुल गांधी का ये कहना था, क्योंकि उनका कहना है कि इस समय सियासत जो है वो नफ़रत की हो रही है और इस बाज़ार में वो एक मोहब्बत की दुकान खोलते हुए जब जम्मू कश्मीर पहुँचते हैं तो उनके तेवर काफ़ी ज़्यादा तीखे नज़र आते हैं। जहाँ एक तरफ पूरी तरह से सवालों के घेरे में केंद्र सरकार को लिया जाता है उनके द्वारा, तो वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की कार्यशैली भी उनके निशाने पर रहती है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ भाजपा जम्मू कश्मीर के मुख्य प्रवक्ता सेठी साहब हैं और लगातार अगर हम कहें कश्मीर के नेताओं को घेरते भी रहे हैं और अब जब कश्मीर के नेता साथ देते हुए कहते हैं कि देखिए नफरत का बीज जो बोया है भाजपा ने उसको खत्म राहुल गांधी की यात्रा ही करेगी, तो किस प्रकार की प्रतिक्रिया रहेगी। एडवोकेट सुनील सेठी जी मेरे साथ है। सेठी साहब, सबसे पहला सवाल यही रहेगा, कश्मीरी पंडित ये एक मुख्य बिंदु रहा है जम्मू कश्मीर की सियासत में और तमाम नेता समय दर समय जो है इसको एक चुनावी मुद्दा भी बनाते हैं, भाषण में भी इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब तो सीधे तौर पर राहुल गांधी कहते हैं कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि कश्मीरी पंडित जो है अपना हक मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे। क्या कहेंगे? देखिए, कश्मीरी पंडितों का मुद्दा आज का तो नहीं है। राहुल गांधी जी को शायद हिस्ट्री का पता नहीं है जी। या वो जानना नहीं चाहते। कश्मीरी पंडितों का पलायन कब शुरू हुआ और कौन लोग थे उनके लिए रिस्पॉन्सिबल। आपको थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएंगे हिस्ट्री में, आप बड़ी पीछे भी नहीं जाते हैं, बाकी मुद्दों के ऊपर बात करते हैं। जी। कश्मीरी पंडितों का पलायन जब शुरू हुआ, जब उनकी त्रासदी शुरू हुई, वो 1989 के बाद का जो है घटनाक्रम है। ऐसा क्या हुआ था 1989 में? उससे पहले राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला साहब के बीच में अकाट हुआ, जो वाइल्डली बिलीव किया जाता है, जो सभी बिलीव करते हैं, इवन कश्मीर वाले भी बिलीव करते हैं कि मिलिटेंसी का राइज जो है, ये जो सेकंड फेज आया उपज मिलिटेंसी है का जो है, बिल्कुल। ये राइज जो हुआ 90s में, इट वाज एज ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ रिगिंग ऑफ इलेक्शंस ऑफ 1987। एग्जैक्टली। 87 के इलेक्शन अगर रिग नहीं हुए होते तो शायद मिलिटेंसी का ये रूप देखने को नहीं मिलता। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मिलिटेंसी नहीं थी, क्योंकि मिलिटेंसी तो सिस्टमेटिकली लेकिन ये 1947 प्रचंड से ही रूप शुरू, था, हाँ, जानवर ये संहार प्रचंड था। रूप जो है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो लोग थे जो 1987 में जिन्होंने इलेक्शन रिग किया। अब क्या 1987 का इलेक्शन रिग हुआ? तो मुझे आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। आप शशि थरूर जी का 2021 का इंटरव्यू है, एक बड़ा हाईलाइटेड सा है। उसमें शशि थरूर जी ने कहा कि 1987 का इलेक्शन रिग किया गया और वो सबसे बड़ी जो है गलती है वो कांग्रेस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी कि उन्होंने इलेक्शन रिग किया। अगर इलेक्शन रिग आपने किया, मिलिटेंसी आपने लाई और आपके मिलिटेंसी लाने की वजह से कश्मीरी पंडित समाज जो है वो विस्थापित भी हुआ, उनके सैकड़ों लोग मारे गए। आज वो एक्साइल का जीवन अपने ही कंट्री में, शायद ही एक ऐसी कम्युनिटी कहीं और आपको देखने को मिले जो पिछले तकरीबन 30-32 साल से अपने ही देश में निष्कासित होकर रह रहे हैं। लेकिन किसकी एक पॉलिसीज सेठी है? साहब, एक सवाल ये भी है कि लगातार भाजपा अपना तर्क भी देती है कि देखिए हम इसमें बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन कश्मीरी पंडित समाज कहता है कि वो सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस समय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रशासन आगे क्यों नहीं आ रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है। हमने ये नहीं कहा कि हम जिम्मेवार नहीं हैं, कोई और जिम्मेवार है। समाज भी जिम्मेवार है। जो हालात बने 1990s के बाद, समाज भी जिम्मेवार है। लेकिन उस घटनाक्रम के पीछे जो ताकतें थी, ये ऐसे नहीं हो गया। ये कांग्रेस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की शुरू से ही पॉलिसी रही है कि मिनॉरिटीज़ को जो है वो टारगेट किया जाए, सेपरेटिस्ट फीलिंग जो है उसको जम्मू कश्मीर में बढ़ावा दिया जाए, ताकि उसके चलते हुए जो कश्मीर में जो वोट है और जम्मू के कुछ इलाकों में जो वोट है, वो ये समझे कि ये एक मिनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी बन गया है और मेजॉरिटी जो है वो इनके साथ खड़ी रहे। ये एक राजनीतिक साजिश है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये कहना कि कश्मीरी पंडितों की तरफ से जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी सजग नहीं है या एलजी प्रशासन सजग नहीं है। मैं एलजी प्रशासन का तो जो है वो स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है सेंटर में और एलजी प्रशासन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देगा। तो जो 2019 के बाद के जो हालात चल रहे हैं उसमें ज़्यादातर कश्मीरी पंडितों के जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया गया। 100% किया गया नहीं, 100% कंसर्न जो है वो एड्रेस नहीं है। बावजूद इसके कि उनका सुरक्षा घेरा जो है बढ़ाया गया, बावजूद इसके कि उनको फैसिलिटीज़ दी गई, लेकिन तब भी जो है वो टारगेटेड किलिंग की जो है वो इंसिडेंट्स जो है वो हुए हैं।
हम तब तक आराम से नहीं बैठ सकते जब तक कि 100% जो है वो टारगेटेड किलिंग को ख़त्म नहीं किया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि आने वाले वक्त में शायद और ज़्यादा जो है स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है। दो तरीके हैं सिचुएशन को सोचने के। एक तो यह है कि जो कश्मीरी पंडित समाज चाहता है उनको वो दिया जाए, और एक ये डिमांड अगर आती है कि कश्मीरी पंडित समाज के वो लोग जो कि प्राइम मिनिस्टर पैकेज में कश्मीर में गए थे, दे से दैट वी डोंट वांट टू वर्क इन कश्मीर, हमारे को कहीं और पोस्ट कर दो। तो आपको जब पैकेज में जो है एक टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से वहाँ पे रखा गया, तो आपका ये मानना तो जायज़ है कि आपको सुरक्षा प्रदान की जाए, आपको रेजिडेंशियल अकोमोडेशंस भी मिलनी चाहिए, ये इंश्योर करना चाहिए कि कोई वारदात ऐसी नहीं हो कि जिससे समाज में जो है वो बेचैनी फैले। और ये खाली कश्मीरी पंडित समाज का नहीं है, जो जम्मू कश्मीर के शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के बच्चे जो हैं वो भी कश्मीर में बड़ी संख्या में जो है वो काम कर रहे हैं, उनका भी ये कंसर्न है, बिकॉज़ उनको भी टारगेटिंग किलिंग हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये वक़्त वक़्त पे जो है ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की, एजेंसी से भी बात की, और जहाँ पे हमको बात करनी चाहिए वहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों का मुद्दा होगा, शेड्यूल कास्ट एम्प्लॉइज़ जो कश्मीर में काम कर रहे हैं, जो जम्मू जम्मू से रिजर्व बिलोंग पुलिस करते कह हैं, लो जी। या कोई जो प्रवासी मजदूर हैं, माइग्रेट। या वो लोग हैं जो कि अब नई पॉलिसी, जब 2019 के बाद पॉलिसी आई और जो कश्मीर में जो है वो बिजनेस करने के लिए, काम करने अच्छा, के लिए ये आए हैं, आपने इनका कंसर्न जो है मजदूरों वो का एड्रेस जो होना एक चाहिए। मुद्दा उठाया है, क्या लगता है कि लगातार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अंदरूनी और स्थानीय का भेद लगातार अंतर करते रहे हैं कि ये बाहर वाला है, इसको हक हुकूक मिल जाएंगे, और ये स्थानीय है, इसको नहीं मिलेंगे। धारा 370 की समाप्ति के बाद जो एक मुख्य बिंदु गुपकार डिक्लेरेशन का रहा है, उसके बाद क्या लगता है कि मजदूरों की हत्याओं में इजाफा हुआ है, वो जो नफरत इस तरह से बढ़ी है कश्मीर में? देखें, खाली फारूक अब्दुल्ला क्यों, राहुल गांधी ने भी तो यही कहा। राहुल गांधी भी कहते हैं कि बाहर वाले, बाहर वाला कौन है? जम्मू कश्मीर में बाहर वाला कौन है? क्या जो हिंदुस्तान का रहने वाला है वो जम्मू कश्मीर में और आके जब बाहर खुद वाला हो राहुल जाएगा? गांधी वायनाड से एक सांसद के रूप में आते हैं, अमेठी से भी इलेक्शन लड़ लेते हैं, खुद दो जगह से इलेक्शन लड़ते हैं, तो वो भी तो बाहर से ही आकर यहाँ पर पहुंचे और पूरे हिंदुस्तान का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर में या किसी भी और देश के हिस्सा में अगर कोई हिंदुस्तानी आके वहाँ पे रहना चाहता है, काम करना चाहता है, वो बाहर का नहीं है, वो जी। अंदर का है। दूसरी बात ये है कि इस तरह के व्यक्तित्व जो दिए जाते हैं, ये नफ़रत भी समाज में फैलाते हैं, और ये शायद इंडिकेटर्स हैं उन लोगों के जो इनके सिंपैथाइजर्स हैं, जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट भी है, जो जमात का एलिमेंट भी है, जिनके कंधे पे चढ़ के इन्होंने सियासत की है। चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, वी ऑल नो इट कि ये सब जमात इस्लामी के जो है तलवे चाटते रहे हैं, आज से नहीं, और 1947 जब के बाद के इस हालात तरह ये। से बैन की बात होती है तो महबूबा मुफ्ती फाइनेंशियल असिस्टेंस की भी बात कर देती है कि देखिए, लीगल असिस्टेंस भी होगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी हो, जिस पर भाजपा ने काफ़ी ज़्यादा विरोध दर्ज करवाया था उस ये समय। जानबूझ के जो है इस तरह की स्टेटमेंट दी जाती हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है ये दो चीज़ को कंसर्न करती हैं। एक तो ये स्टेटमेंट्स जो हैं ये एड्रेस करती हैं उन लोगों को जो कि उग्र एलिमेंट है कश्मीर में, अलगाववादी सोच। उग्र एलिमेंट है, अलगाववादी हैं, जो इनको लगता है कि हमारा वोट बैंक है। आज के दिन में अगर पीडीपी को बात करनी हो कि वोट बैंक कौन सा है, तो वोट बैंक है जो उग्रवादी हैं, जो उग्रवादी सोच के साथ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट बैंक कौन सा है, तो वो लोग हैं जो कि भारत के साथ पूर्ण विलय को क्वेश्चन मार्क करते हैं। तो ये जो सोच है कि अगर हम एंटी नेशनल या अलगाववादी ताकतों को जो है उसको सीमेंट करेंगे तो हमारे को पॉलिटिकल फ़ायदा होगा, यही सोच है जो कि इस तरह की बयानबाजी भी करवाती है, और इसी सोच के चलते हुए जो है वो मिलिटेंसी की जो और टेररिज्म की जो है वो ज़्यादा होती हैं, उसकी इंसिडेंट्स जो है वो हाँ, ज़्यादा देखिए, होते हैं। महबूब मुफ्ती ने कल ही एक ट्वीट किया, एक बयान दिया जिसमें सीधे तौर पर जो समानता का भाव या फिर आप कहते हैं कि नॉर्मेलिसी है जम्मू कश्मीर में, उस पर प्रहार किया। उन्होंने सवाल किया कि देखिए, एक तरफ से जहाँ पूरा देश कल, ये कल का बयान है और आज के लिए उन्होंने कहा कि जहाँ रिपब्लिक डे मनाएंगे वहाँ कश्मीर के तमाम जो लोग हैं उन्हें कहा गया है दुकानें खोल दीजिए या फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा, नतीजों को फेस करना पड़ेगा। यानी उनका कहना है कि ये नॉर्मेलिसी दिखाने का अब एक बल के प्रयोग के द्वारा एक नया तरीका है केंद्र सरकार का। देखें, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और जो बाकी गुपकार अलायंस के हैं, इन लोगों में होड़ लगी हुई है। दे आर इनटू रेस कि सेपरेटिस्ट प्रो सेपरेटिस्ट स्टेटमेंट कौन ज़्यादा देता है। ये इनकी आपस में जो है लड़ाई चलती है कि पीडीपी जो है वो स्ट्रांग स्टेटमेंट देगी या उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला कोई उठ के उससे स्ट्रांग देगा। अब तो कांग्रेस भी या उसमें फिर हम कहें शामिल हो गई है। मुख्यमंत्री की दौड़ लगी है। ये नहीं, अभी तो ये इलेक्शन की वोट लेने की दौड़ है, तैयारी तो वो है। बाद में लड़ेंगे। जी।
अगर कोई दुकान जो है वो बाई वे ऑफ प्रोटेस्ट बंद करना चाहता है रिपब्लिक डे के ऊपर, तो वो सीरियस कंसर्न है एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें क्या गलती है? आप यू डोंट वांट कि कश्मीर फिर उसी तरह से वापस आ जाए कि जिसमें प्रोटेस्ट के कैलेंडर निकलेंगे, जिसमें शटडाउन्स होंगे, जिसमें पत्थरबाजी होगी। हमने बड़ी जानें दे के, बड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों के बाद और एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी इफेक्टिवनेस के बाद आज हम वो कश्मीर देख रहे हैं कि जिसमें कोई प्रोटेस्ट के कैलेंडर नहीं है, विपक्ष जिसमें भी शांति सवाल है। उठा रहा है कि आपने सेना को इस तरह से आगे बढ़ते हुए हमने देखा था, लेकिन आपने उनको कमज़ोर करने का काम किया। राहुल गांधी ने जम्मू में भी आके अग्निवीर पर सवाल उठाए कि देखिए 7-8 साल एक सैनिक को बनने में लगते हैं, इन्होंने 4 साल में सीमित किया, पेंशन व्यवस्था को समाप्त किया, तो देखिए अब ये सेना पर प्रहार कर रहे हैं और उसको भी कमज़ोर कर रहे हैं। सेना पे प्रहार किसने किया? दिग्विजय सिंह ने, जिसने सेना की ऑफिशियल स्टेटमेंट को जो है वो चैलेंज किया कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। अब अगर ये दिग्विजय सिंह ने स्टेटमेंट दी है तो क्या कांग्रेस ने उसके खिलाफ एक्शन ली है? राहुल ये गांधी कहना बिल्कुल किनारा कर रहे हैं। ये कहना कि ये दिग्विजय सिंह की अपनी स्टेटमेंट है, क्या ये काफ़ी है? अगर ये कांग्रेस को ये स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल नहीं थी तो दिग्विजय सिंह को निकालिए पार्टी से बाहर। ऐसे आदमी को पार्टी में क्या काम है जो आर्मी के अगेंस्ट स्टेटमेंट देता है? लेकिन कांग्रेस जो है ये रणनीति के तहत दिग्विजय सिंह को खुद कहा होगा कि आप ये स्टेटमेंट दे दो, क्योंकि वो स्टेटमेंट देने से जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट है वो खुश हो गया कि कांग्रेस की साइड से ये स्टेटमेंट आ गई, और फिर उसका खंडन करने की नहीं है, उसके खंडन नहीं किया, उसके बाद कहा कि ये इसकी पर्सनल स्टेटमेंट है। और तो कहा कि ridiculous स्टेटमेंट है, हम इसको सपोर्ट नहीं करते। कांट द पीपल सी इट? अगर स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करते तो बाहर निकाल दो। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में से अगर किसी ने ऐसी स्टेटमेंट दी होती तो हम उसको पार्टी में रखते? भारतीय जनता पार्टी पर भी सवाल उठाया गया था उस समय पत्रकार वार्ता में, तो उन्होंने कहा था कि देखिए वहाँ पर डिक्टेटरशिप होता है, वहाँ पर जो जो बोला जाता है वही हुआ जाता है, लेकिन हम जो है डेमोक्रेटिक वे से चलते हैं, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी में डिक्टेटरशिप कहाँ है? कौन कहता है? मैं मुख्य प्रवक्ता हूँ, मुझे पार्टी डायरेक्शन नहीं देती कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। मैं अपने विवेक से देखता हूँ कि राष्ट्र के हित में और पार्टी के हित में क्या बोलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आज हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी सिनेरियो के ऊपर। 26 जनवरी को राहुल गांधी जी को जम्मू कश्मीर में एंटर हुए तकरीबन 1 हफ्ता हो गया। बिल्कुल। 1 हफ्ते में सिक्योरिटी सिनेरियो बेटर होने का प्रूफ इससे ज़्यादा क्या होगा कि राहुल गांधी की यात्रा जो है वो शांतिपूर्ण चल रही है, कोई डिसरप्शन नहीं है। और इसके बदले में अगर आप देखेंगे कि जब इनका राज था तो जेटली जी और सुषमा स्वराज जी आए थे तो उनको एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया था कि ये सिक्योरिटी कंसर्न है। तो राहुल गांधी की यात्रा जो है वो एक शांतिपूर्ण तरीके से जो हो रही है, दैट इज़ एक्नॉलेजमेंट ऑफ द फैक्ट कि 2019 के बाद के हालात इतने बदले हैं। अगर ये हालात ऐसे नहीं होते तो 2019 से पहले क्यों कोशिश नहीं की राहुल गांधी ने यहाँ पे ये लश्कर लेके आने की, जम्मू में यात्रा करने की, जम्मू से 70 लेके की कश्मीर समाप्ति तक? के बाद आए थे ना, एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। तो क्यों नहीं आए? 2019 से पहले भी तो आ सकते थे। ले आते यात्रा लखनपुर से शुरू करके कश्मीर तक ले जाने की। तब तक तब हर कांग्रेस किसी इतनी की कमजोर नहीं हुई थी ना सेठी साहब। अपनी जान जब तब अपनी जान के ऊपर संकट था। आज भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में शांति है, हमारे को कोई टच नहीं करेगा, इसलिए सारे के सारे आ रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, ये जीएसटी, इन सब मुद्दों पर घेरते, और जम्मू में भी इसी तरह से उन्होंने कहा कि अब पूरे देश की बात करें तो देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है, और स्पेसिफिकली अगर कहें तो विशेषकर जम्मू का नाम लिया उन्होंने। देखिए, बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में या जम्मू में क्या 2019 के बाद हुई? ये आप ही लोगों की देन है। 70 साल से आपने यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बनाए ही नहीं। 70 साल से आप जम्मू कश्मीर में अगर देखेंगे तो इंडस्ट्री बड़ी कौन सी आई? क्योंकि आपके 370 के चलते हुए इंडस्ट्री को आपने एस्टेब्लिश होने नहीं दिया। कोई बड़े प्रोजेक्ट जो है वो कोई आए नहीं। क्या यहाँ पे कोई बड़े प्रोजेक्ट लगे थे? तो ये सिस्टमेटिकली एक जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने नहीं दिया। देखिए, इसलिए होता है कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था जो है वो कमज़ोर रहेगी। जम्मू कश्मीर डिपेंडेंट रहेगा यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर पैसे लेने के लिए, और क्योंकि जम्मू कश्मीर डिपेंडेंट रहेगा यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर पैसे लेने के लिए, तो इसलिए ये एक क्रिएट की जा सकती है हवा कि जम्मू कश्मीर वर्सेस सेंटर। तो काम तो किया नहीं, तो इसलिए आज के दिन में 2019 के बाद में ये भी मानते हैं कांग्रेस वाले भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले भी कि 2019 के बाद जितनी इंडस्ट्रियल सेक्टर में बूस्ट जम्मू कश्मीर में मिली है उतनी शायद 1947 से लेके 2009 तक नहीं हुई। आज के दिन में जितनी इंडस्ट्रियल एलोकेशंस और अलॉटमेंट्स हो गई, जितनी जगह जो है वो अलॉट हो गई हैं, अब उसके बाद इंडस्ट्री लगने का फेज़ शुरू हो गया।
कुछ इंडस्ट्री लग गई, कुछ फेज़ में है, क्योंकि इंडस्ट्री, बड़े इंडस्ट्रियल बेसिस जो हैं वो 5-6 महीने में तैयार नहीं होते, उसको इस्टेब्लिश करने में भी जो है वो टाइम लगता है, 2 साल 3 साल लगता है। नाउ वी आर इन ए फेज़ कि जब इंडस्ट्रियल बेस जम्मू कश्मीर में बन रहा है। देखिए, एक चीज़ तो जम्मू कश्मीर के युवाओं को भी सोचनी होगी। सरकारी नौकरी जो है वो, दैट इज़ नॉट द ओनली थिंग टू इंश्योर देयर बेटर फ्यूचर। आपको प्राइवेट सेक्टर में भी आना पड़ेगा। सरकारी नौकरी भी होगी, लेकिन सरकारी नौकरी एक लिमिटेड होती है। जितने आदमी रिटायर होते हैं उतने ही आदमी जो है वो नए इंगेज किए जाते हैं। कुछ जो है वो नई नौकरियां जो है वो निकल सकती हैं, लेकिन सरकारी नौकरी इतनी नहीं निकलती है कि जितने पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे सरकारी नौकरी में लेकिन हैं। जितने भी, अगर मैं कहूँ यहाँ पर रिक्रूटमेंट पॉलिसी के तहत कहा जाता है ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन फिर स्कैम्स भी बहुत होते हैं, तो वो भी तो एक सवालिया निशान है कि आखिरकार भरोसा कहाँ किया जाए, प्राइवेट सेक्टर पर किया जाए या गवर्नमेंट सेक्टर पर किया जाए। एसआई का एग्जाम था, वो भी स्कैम के दायरे में था, सीबीआई जांच की भी बात की गई। हालांकि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रशासन लगातार कह रहा है कि जो भी गुनहगार होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन शुरुआत में ही क्यों नहीं लगाम लगाई जाती है इस लोगों पर? देखिए, मैं आपको, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। क्या स्कैम जम्मू कश्मीर में पहली बार हुए? क्या 2019 से पहले स्कैम नहीं थे? रिक्रूटमेंट के स्कैम नहीं थे? लेकिन 2019 से पहले जो स्कैम होते थे वो रिपोर्ट नहीं होते थे। जी। स्कैम हुआ, बंदे एम्प्लॉय हो गए, बैकडोर से अपॉइंटमेंट्स हो गई, कि यूथ से पूछ लीजिए, तो पूछताछ कोई नहीं थी। आज के दिन में स्कैम हुआ तो गवर्नमेंट की एक्शन क्या है कि हम सारे के सारे पेपर्स को कैंसिल कर देंगे, कोई लिहाज नहीं है। तो यूथ जो है उसमें एक कॉन्फिडेंस आया कि अगर कहीं पे कोई पेपर लीकेज हो गया, कोई स्कैम हो गया, तो ये गवर्नमेंट जो है ये उसको रेगुलराइज नहीं करेगी, उसको दरकिनार नहीं करेगी, बल्कि जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ एक्शन ली जाएगी। जो गलत तरीके से नौकरी लेते हैं, हासिल करते हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होगी। दिस इज़ द न्यू गवर्नेंस। ये वैसी गवर्नेंस है जो शायद जम्मू कश्मीर में पहले हुई नहीं। अगर पहले हुई होती तो आज शायद जम्मू कश्मीर स्टेट का वो हाल नहीं होता। लेकिन आपको क्या लगता है व्यापारियों का क्या हाल है? क्योंकि आपका लगातार, अगर मैं कहूँ, कोर वोटर जो है वो व्यापारी ही माना जाता है। भाजपा ने अगर जम्मू में सीटें ली हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि व्यापारी वर्ग ने आपका साथ दिया है। अब यहाँ पर सवाल कहते हैं कि जो आपका जीएसटी है वो भी गलत तरीके से लगाया गया, डिमोनेटाइजेशन का ये प्रभाव रहा कि वो एक हथियार के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, जिसने छोटे व्यापारी को खत्म किया और बड़े जो उद्योगपति घराने हैं उनको बहुत ज़्यादा आगे प्रोत्साहित किया। देखें, आप जो बात कर रहे हैं, चाहे वो जीएसटी रजीम की बात हो, डिमोनेटाइजेशन की बात हो या बाकी चीज़ें हों, क्या ये खाली जम्मू कश्मीर में हुआ? तो पूरे हिंदुस्तान में जी। हुआ, पूरे भारत में हुआ। आर्टिकल 370 को ध्वस्त करना, आर्टिकल 35A को ध्वस्त करने का मतलब क्या था? हम तो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर वैसे ही बने जैसे बाकी भारत है, तो बाकी भारत की तरह ही तो बन रहा है। अब जीएसटी रजीम जब बना तो लोगों को लगा कि पता नहीं इसमें क्या होने वाला है, लेकिन अल्टीमेटली आप देखिए कि आज जीएसटी में रेवेन्यू कलेक्शन कितनी है। आज अगर आप ये देखते हैं 6 लेनिंग हो रही है हाईवे की, 4 लेनिंग हाईवे की हो चुकी है, बड़े बड़े जो है वो कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, तो कहाँ से पैसा आ रहा है? ये पैसा वही है जो हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बाय जीएसटी, बाय अदर थिंग्स। सो ये कहना कि जम्मू कश्मीर के ऊपर कोई अतिरिक्त भार लग गया, वैसा तो है नहीं। कोई कोई कानून, कोई टैक्स, कोई ड्यूटी, कोई सेस जो है वो जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक नहीं है। जो बाकी पूरे हिंदुस्तान के लिए पॉलिसीज़ बनती हैं वही जम्मू कश्मीर में भी फॉलो की जाती हैं। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर मानूंगा कि बाकी सारी स्टेट, चाहे पंजाब हो, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है बहुत आगे है, गुजरात हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो बहुत आगे है, इसी तरह राजस्थान में खेती जो है वो काफ़ी आगे है, बिजनेस भी आगे है। जम्मू कश्मीर में वो भी है नहीं। तो इसके लिए जब तक हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो जम्मू कश्मीर की नहीं आ जाती, तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिलैक्सेशन जो है वो करनी है, और कर भी रहे हैं। जम्मू कश्मीर को बाकी कंट्री से थोड़ी सी रिलैक्सेशन जो है वो ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन हमारे को अपना बेस जो है वो स्ट्रांग करना पड़ेगा। अब देखें, मांग के पैसे लेने से फ्यूचर नहीं बनता है। जम्मू कश्मीर लेने वाला जो है अब नहीं है, वो देने वाला है। केंद्र शासित जम्मू प्रदेश कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी अब बाकी पूरे हिंदुस्तान को देने वाली पोजीशन में है। हमको सिस्टमेटिकली ग्रो नहीं करने दिया गया। कितना बड़ा पोटेंशियल था यहाँ पे टूरिज्म का। 1990 के दशक में जब मिलिटेंसी आई तो टूरिज्म कहाँ पे गया? टूरिज्म पिछले 30-35 साल से कश्मीर में तो पनपा ही नहीं। ये बीच में 2-4 महीने के लिए शांति होती है तो टूरिस्ट जो है वो बिल्कुल वापस आ जाता है, क्योंकि मौसम ऐसा है, फैसिलिटीज़ ऐसी हैं, वो आ जाता है। लेकिन नए होटल कहाँ पे बने, नई फैसिलिटीज़ कहाँ पे बनी? और जम्मू की अगर आप बात करें तो जम्मू में टूरिज्म के नाम पे आपको सिर्फ वैष्णो देवी जी जो है यात्रा को आपने देखा, आपने बाकी तो कोई आयाम बनाए नहीं जम्मू कश्मीर में।
तो एक सिस्टमेटिकली पॉलिसी के तहत जो है वो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा तो सभी का आप भला कहते हैं होगा। कि जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा और लगातार जो है बढ़ भी रहा है, जो तर्क भाजपा के नेताओं का है। अंतिम प्रश्न है, आपके कार्यालय के बाहर जहां पर खुद गृह मंत्री पहुंच चुके हैं, विभिन्न भाजपा के बड़े बड़े नेता पहुंच चुके हैं और वहां पर ही आपकी कार्यकारिणी की बैठक होती है और सबसे चर्चा भी होती है। उस कार्यालय के बाहर अब प्रदर्शनों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है। रैबरे खेल से जुड़े जो टीचर्स हैं वो भी भरोसा जता रहे थे, क्योंकि आपने कमेटी का गठन किया था सेठी साहब। अब उसका क्या होगा, क्योंकि उनका भविष्य भी कहीं ना कहीं अधर में अटक चुका, और डेली वेजेस भी विश्वास जता रहे थे, जब कहीं ना कहीं भरोसा टूट रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये प्रदर्शन जो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के दफ्तर के बाहर हो रहे हैं, मैं इसमें पॉजिटिविटी देखता हूँ। जी शिकायत है हमसे जी क्योंकि उम्मीद भी हमसे है। जिससे उम्मीद नहीं होगी उससे शिकायत क्या। तो आज जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, उनको लगता है कि हमारी समस्याओं का निवारण भी भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और वही करेगी। प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर होने का मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आप प्रदर्शन करते रहो, हम नहीं देखने वाले आपको। ऐसा तो नहीं है। ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे वो लोग जो बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर, या वो लोग हैं जो नहीं बैठे हैं, अब चाहे वो एनवाईसी होगा, चाहे वो रमसा होगा, इस तरह बड़े हैं, एनएचएम के डॉक्टर्स हैं, तो जो नहीं भी बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके बारे में भी सजग है। हमने कमेटीज़ बनाई थी, उन कमेटीज़ की रिपोर्ट्स भी आ गई। उस रिपोर्ट को लेके हमने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की। उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो आने के जल्द में जो है वो चांसेस हैं। सीमा तय की गई, क्योंकि देखिए, हर ऐसा बार है। इसी तरह की पॉलिसी होती है कि लिंगर ऑन पॉलिसी है कि अब हो जाएगा अब हो जाएगा, लेकिन वो उम्मीदें बढ़ती जाती हैं और एक समय ऐसा आता है कि सब्र का बांध टूट जाता है और तमाम जो टीचर्स हैं, तमाम डेली वेजेस घेराव कर दे हैं भाजपा कार्यालय। देखिए, मेरी एक बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये अडाकिज्म जो है इसने जम्मू कश्मीर को तबाह कर दिया। जितने एम्प्लॉइज़ आपके गवर्नमेंट में हैं, रेगुलर हैं, उससे ज़्यादा एम्प्लॉई वो हैं जो कोई रेगुलराइजेशन होने के लिए खड़े हैं, जो कंट्रेक्चुअल होंगे, डेली वेजर होंगे, अडाक होंगे, किसी भी सिस्टम में। सो ये अडाकिज्म जो है ये रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है, उससे भी भारी है। तकरीबन 1 लाख के करीब जो है, 60 कुछ थाउजेंड जो है वो बायोमेट्रिक वाले हैं और नॉन बायोमेट्रिक को भी डालेंगे तो ये तकरीबन 1 लाख के आसपास जो है वो एम्प्लॉइज़ की गिनती बनेगी जिनको कि रेगुलराइज होना है। छोटा नहीं है ये। जितनी आज के दिन में हमारी आर्थिक पोजीशन है जम्मू कश्मीर में, उसमें वैसे भी ज़्यादातर पैसा जो है वो तनख्वाहों में जाता है। इनको रेगुलराइज करने के लिए एक बड़ी फाइनेंशियल जो है वो नीड की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनकी रेगुलराइजेशन नहीं होनी चाहिए। हम वी आर टू लेट नाउ। अब इस चीज़ को कोई आर्गू करना चाहता है कि ये लोग आए कैसे, ये बैकडोर एंट्रीज थे, ये किसी अफसर के कोई रिश्तेदार थे, किसी अफसर का कोई नौकर है वो लग गया, कोई मंत्रियों ने लगा दिए। इट इज़ टू लेट नाउ। अब जिन लोगों को जिस भी हालत में लगाया गया, जो आदमी या बच्चा जो है वो 15-20 साल से या उससे भी ज़्यादा समय से जो है वो काम कर रहा है, आप कह रहे हैं कि तो क्वेश्चन नहीं करना है, पास हमको में नहीं नहीं जाना, लगता सॉल्यूशन है। ढूंढना है। देखें, वो इनह्यूमन होगा कि अगर हम इस चीज़ के बारे में बात करें कि इनकी एंट्री कैसे हुई। जी। अब एंट्री जैसे भी हुई, प्रॉब्लम इज़ कि इनकी रिक्वायरमेंट तो है। अब दैट इज़ द रीज़न कि इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो हमारे को रास्ता जो है वो ढूंढना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इसकी सलूशन ये है कि इनको फेज्ड मैनर में जो है वो रेगुलराइज किया जाए, लेकिन डिक्लेयर्ड एक पॉलिसी बन जाए कि इन फेजेस में जो है रेगुलराइज होंगे, सो दैट एवरीबडी हुज एजिटेटेड, हर आदमी जो जिसको उम्मीद है कि मेरे को रेगुलराइजेशन जो है वो मिलनी चाहिए, उसको ये पता होगा कि मेरा वक्त जो है वो इस टाइम पे आने वाला है, इस टाइम पे मेरे वक्त के ऊपर जो है मैं रेगुलराइज हो जाऊंगा। इसके ऊपर डिफरेंट सोच बन सकती है। देखें, एक चीज़ का मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ कि इनकी रेगुलराइजेशन के चलते हुए आप फ्रेश रिक्रूटमेंट को रोक दो, ये कहो कि नई पोस्टें जो है वो सारी की सारी रेगुलराइजेशन के लिए जो है वो यूज़ कर लो, वो भी नहीं होना चाहिए। इनकी तकरीबन 1 लाख की मैं बात कर रहा हूँ, अगर इनकी रेगुलराइजेशन के लिए सारी की सारी नई पोस्टें जो है वो हम यूज़ करते रहेंगे, तो इसका मतलब है कि आने वाले 10-15 साल के लिए कोई नई रिक्रूटमेंट नहीं होने वाली। तो वो जो बच्चे अब पढ़ के आ रहे हैं उनके साथ भी बेइंसाफ़ी होगी। एक रास्ता बीच का ज़रूर निकालना पड़ेगा कि जो पोस्टें जो आ रही हैं उसकी तो रेगुलर जो है वो रिक्रूटमेंट जो है वो चलती रहे, लेकिन इनको भी फेज्ड मैनर में जो है वो रेगुलराइज जो है यानी वो भाजपा, अंतिम बार आपसे पूछूंगी, आप चाहते हैं कि रेगुलाइज हो? हम डेफिनेटली चाहते हैं
कि रेगुलराइजेशन हो, हम चाहते हैं कि इनके साथ जो है वो इंसाफ हो। पहले भी तो हुआ था, 94 में भी रेगुलराइजेशन हुई थी, तब नंबर ज़्यादा नहीं होगा, आज नंबर बहुत ज़्यादा है। अब ये नंबर कुछ आर्टिफिशियली भी रेज किया जाता है। जब रेगुलराइजेशन की लिस्टें बननी होती है तो बड़े लोग जो है वो बीच में ऐड कर दिए जाते हैं, वो अलग बात है, वो उसका सिस्टम जो है बनाया जा सकता है। हमारी सोच ये है कि रेगुलराइजेशन इनकी फेज्ड मैनर में जो है वो अंडर ए पॉलिसी गारंटी जो है वो यानी होनी अब चाहिए। माने ना कि अब भाजपा अब इसका इस्तेमाल इलेक्शंस में नहीं करेगी, जैसे डीडीसी चुनाव में कहा था डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्चुअल जो है पूरी तरह से उनको व्यवस्थित कर दिया जाएगा और एक ऐसे ढांचे में पिरोया जाएगा जहां पर रेगुलाइजेशन की बात होगी। अब इलेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं होगा और आप खुद चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए। देखें, एक चीज़ तो मैं आपको साफ बता दूं, पिछले अगर आप एक साल का घटनाक्रम देखें तो तनख्वाहें तो बढ़ी हैं। जो ये टेम्पररी एम्प्लॉइज़ थे, डाक एम्प्लॉइज़ थे, इनकी सैलरी के कंसर्न जो है हमने इनको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया भी है। 6500 से 9000। हाँ, बढ़ाया तो है ना। आप 65 से 9,000 अगर आप बात करेंगे कि उसका 2,500 पर पर्सन के हिसाब से इंक्रीज़ किया, तो 2,500 पर पर्सन के हिसाब से कितने लोग कवर हुए, वो उसको भी तो देखिए ना। कितना लोग है जो जिसका इसको बेनिफिट मिला है, तकरीबन 40-50 हज़ार लोगों को। तो 40-50 हज़ार लोगों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 250 से या उससे भी ज़्यादा से, और फिर नंबर जो आएगा दैट विल बी ए ह्यूज फिगर। वीडीसी एम्प्लॉइज़ को अब जो पैसे मिल रहे हैं जो उनको पहले कभी मिले नहीं मेंबर्स को, तो दैट इज़ ह्यूज नंबर। फाइनेंशियल उसका इम्पैक्ट जो है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि ये काफ़ी हो गया। ये एक रास्ता है, मंजिल नहीं है। देखिए, ये मंजिल नहीं है, ये रास्ता है। इस रास्ते पे हमारे को आगे बढ़ना है। मंजिल जो है वो हर किसी की मंजिल जो है वो सिर्फ फिक्स हो जानी चाहिए। उसको ये रास्ता साफ होना चाहिए कि मैंने यहाँ पे पहुँच के मेरी मंजिल मेरे सामने आ जाएगी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, लेकिन ये इलेक्शन के लिए नहीं है। मैं ईमानदारी से आपको कह दूँ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर मैं ये स्टेटमेंट देता हूँ, आई डोंट हैव एन आई ऑन द इलेक्शंस। मेरा कंसर्न ये है कि जनता की प्रॉब्लम्स का निवारण होना चाहिए, बिकॉज वी आर इन पॉलिटिक्स यू वांट फॉर द द पीपल। अपलिफ्टमेंट ऑफ पीपल। वी आर इन द पॉलिटिक्स फॉर द पीपल। अगर लोगों की कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उसकी सल्यूशन जो है वो करवाना भारतीय जनता पार्टी का काम है। इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस नहीं होंगे, इलेक्शंस में क्या होगा, दैट इज़ अ डिफरेंट गेम प्लान। तैयार है ये मानूं मैं आपसे? भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार है। मुझे लगता है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही तैयार है इलेक्शन के लिए। ग्राउंड मुख्यमंत्री के ऊपर कोई मुख्यमंत्री चेहरा तो निर्धारित किया गया है देखिए, आपकी तरफ से? मुख्यमंत्री की बात करना जो है इस टाइम पे निरर्थक है। मुख्यमंत्री का फैसला जो है वो इलेक्शंस के बाद में होता है। नंबर्स होंगे तो उस वक्त सोच लेंगे। होंगे, क्या लगता है होंगे? जितना आप 100% विश्वास से कह रहे हैं, होंगे क्या लगता देखिए, अगर आप यथार्थ पे देखें, जी। ग्राउंड पे देखें, तो लास्ट इलेक्शन में हमारी कोई 26 के करीब जो है वो सीट थी। अ, जम्मू में नंबर बढ़ गया है सीट का, 43 हो गई हैं, और 43 में मैक्सिमम सीट वो हैं जहाँ की भारतीय जनता पार्टी जीतने की पोजीशन में है। जी। इसके साथ ही 2014 के लास्ट इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर डिवीज़न में इलेक्शन लड़ा, लेकिन बड़ी ज़्यादा अगर आप कहेंगे कि हमारे को उम्मीद थी कि हम कोई सीटें निकाल लेंगे एक या दो को छोड़ के, वैसा नहीं था। लेकिन 2014 से लेके आज 2023 तक आते आते पिछले 9 सालों में जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में किया है, हमारी अपनी जो है वहाँ पे अच्छी पैठ है। चाहे वो डीडीसी के इलेक्शन होंगे, बीडीसी के इलेक्शन होंगे, म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शन होंगे, पंचायत के इलेक्शन होंगे, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स अपने सिंबल पे जीत रहे हैं, जो बड़ी बात है। 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के ऊपर जो है वो ज़्यादा लोग वहाँ पे खड़े नहीं होते थे। आज अगर आप पिछले 15 अगस्त की बात देखें तो 15 अगस्त में क्या हुआ? 15 अगस्त को कश्मीर वैली के हर हिस्से से हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो रैलीज़ की शक्ल में निकले तिरंगा झंडा उठा के। That was a slap on the face, and I'm saying political, slap across the face of महबूबा जी, जिन्होंने कहा था कि अगर 370 ख़त्म होगा तो झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा। आज तिरंगा झंडा हो, भारतीय जनता पार्टी का झंडा हो, उसको उठाने वाले हज़ारों नहीं लाखों लोग कश्मीर वैली में हैं। एंड वी ऑनेस्टली बिलीव, आई एम नॉट मेकिंग ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट ओनली फॉर द सेक ऑफ इट, वी ऑनेस्टली बिलीव दैट इन द कमिंग इलेक्शंस जब भी होते हैं, कश्मीर वैली में भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो अच्छे खासे नंबर में जो है वो आएगी। और कश्मीर के बदलते हुए हालात में जो पीएचडी अलायंस है, लोग शायद पीएचडी अलायंस को जो है वो नकारेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को जिता के हो या कुछ
इंडिपेंडेंट आदमी जो है वो जीत जाएं या छोटी मोटी जो पार्टीज़ हैं वो जीत जाएं, लेकिन पीएचडी अलायंस का गेम प्लान जो है वो लोगों के सामने है। देखिए, साफ तौर पर सेठी साहब का कहना है कि जिस तरह से हमने काम किया है वो प्रदर्शित होगा आने वाले चुनावों में और वो वोटों में तब्दील होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कन्याकुमारी से अब कश्मीर की तरफ रुख कर रही है भारत जोड़ो यात्रा। क्या लगातार कमज़ोर होती कांग्रेस को एक उम्मीद की किरण इस यात्रा से दिख रही है? और क्या जम्मू कश्मीर में लगातार जिस तरह से नेताओं का छोड़ने का सिलसिला कांग्रेस के साथ जारी हुआ था, उस पर कुछ रोक लगेगी और कांग्रेस के लिए ये एक जनाधार बनेगा जो आगे आने वाले चुनावों में कुछ फ़ायदा देकर जाएगा? आप यूँ हमारे साथ बन रहे, देखते रहिए व्यूज़ टुडे जम्मू से रूहानी।